हेलो दोस्तों, इंदिरा मैथ मस्ती में मैं देवराज आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं बता दूं, अपन ने पिछले गुरुवार को जो संस्कृत का टॉपिक था उसमें समय ज्ञान और संख्या ज्ञान को दोस्तों पढ़ा था, यानी कि उसके ऊपर चर्चा किया था। आज मैं जो नया टॉपिक पढ़ाने वाला हूं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा और ये टॉपिक से हर वर्ष किसी न किसी शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। एक क्वेश्चन तो रहता ही रहता है, किसी किसी एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। छोटा सा टॉपिक है, कोई विशेष बड़ा टॉपिक नहीं और सिंपल टॉपिक है। जब दोस्तों कोई टॉपिक सिंपल हो और उससे क्वेश्चन आने हो तो उसको तो हमें बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए। यानी कि आज मैं आपको पढ़ाऊंगा छंद प्रकरण। तो दोस्तों आज मेरे पास खूब सारे मार्कर हैं और सब प्रकार के मार्कर हैं, तो खूब इसका भरपूर उपयोग करेंगे दोस्तों। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा छंद प्रकरण का, यानी कि छंद प्रकरण हम बोल दूँ तो छंद पढ़ेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो छंद का टॉपिक है इसको अपन संस्कृत में भी पढ़ते हैं और हिंदी में भी पढ़ते हैं, लेकिन इसको पढ़ने का तरीका अलग होता है। संस्कृत में छंद अलग रहता है और हिंदी में छंद अलग रहता है। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये तो हमने पढ़ लिया है, बिल्कुल ही अलग है। छंद से हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछ लिया जाता है कभी कभी इस श्लोक में कौन सा छंद है, क्योंकि श्लोक है, पद्य है, इन्हीं में छंद होते हैं। जैसे रस छंद अलंकार किस में होता है तो वो पद्य में ही होता है, तो पद्य से संबंधित ही छंद होगा, यानी कि श्लोक से संबंधित होगा। इसमें संस्कृत में श्लोक रहते हैं, तो इनके बारे में अच्छे से डिटेल से चर्चा करेंगे। तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए, जिससे वो लोग भी जुड़ें और इन सभी क्लासों का आनंद ले सकें, तो हम सभी आनंदित पूर्वक पढ़ सकें। तो सबसे पहले हम छंद के बारे में चर्चा करेंगे, यानी कि मैं क्या बोल दूँ, पहले तो जाने छंद शास्त्र के जो प्रवर्तक हुए या ज्ञाता हुए कौन हुए, तो उसको लिखेंगे। पहला पॉइंट तो यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, छंद शास्त्र के ज्ञाता को ही प्रवर्तक बोल दें। ज्ञाता या प्रवर्तक किसको माना जाता है, तो पिंगल मुनि को माना जाता है, यानी कि किसको लिख दें, पिंगल मुनि। तो पहला क्वेश्चन तो अपन से यही पूछा गया कि छंद शास्त्र के ज्ञाता कौन है, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, पिंगल मुनि। ये मुनि लिखा है, पिंगल मुनि। तो पहला क्वेश्चन तो अपना यहीं से बन चुका है कि छंद शास्त्र के ज्ञाता को क्या बोलते हैं, पिंगल मुनि। अब दोस्तों इसकी परिभाषा भी जान लें। अब मैं क्या लिखूं, परिभाषा, यानी कि क्या होगा, उसमें वर्ण होगा, इसमें वर्ण आएगा या वर्णों का समूह आएगा और उसको ही पद मानकर जो रचा हुआ है वाक्य, उसी को हम क्या बोल देंगे, यानी कि छंद बोल देंगे। तो मैं इसके बारे में लिख दूं, वर्ण अथवा वर्णों के समूह, वर्ण अथवा वर्णों के समूह को पद मानकर रचे हुए, क्योंकि मैं लिखा नहीं लिख सकता ना, मानकर लिखे हुए नहीं लिख सकता, क्योंकि पद्य में क्या होता है, रचनाएं होती हैं। तो रचे हुए, इसको वाक्य को वाक्य लिख दूं तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। रचे हुए वाक्य को क्या बोलते हैं, वाक्य को या समूह लिख दें, वाक्य लिख दें या समूह लिख दें, वाक्य को छंद कहते हैं। तो ये तो मैंने आपको परिभाषा से अवगत कराया, बल्कि आपसे कोई परिभाषा नहीं पूछी जाएगी। आपसे तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा मैं उसके बारे में भी चर्चा करता रहूँगा और मैं श्लोक भी लिखूँगा। तो मैं दोस्तों आपको श्लोक का कोई अर्थ नहीं बताऊँगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे अर्थ तो पूछने वाला है ही नहीं, उसका लक्षण ही पूछा जाएगा, छंद ही पूछा जाएगा
कि इसमें कौन सा छंद है, तो उसको पहचानने का मैं तरीका आपको बताऊंगा। यदि मैं इस श्लोक का अर्थ बताने लगा तो वो क्लास बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। थोड़ा मैं एक बार क्लास को ज़रा देख लूँ कहीं रुक तो नहीं गई है, क्योंकि क्लास भी थोड़ी बड़ी होने वाली है, तो क्लास अपनी बढ़िया तरीके से चल रही है। अब मैं इसका शाब्दिक अर्थ की चर्चा कर लूँ, यानी कि अब हम चर्चा करेंगे शाब्दिक अर्थ की। किसके बारे में? छंद के शाब्दिक अर्थ पूछा जा सकता है आपसे। शाब्दिक अर्थ तो क्या लिख दूँ मैं? जैसे लिख दूँ छंदा वेदो, छंदा पादौ तु वेदस, छंदा पादौ तो वेदस। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए कैसा क्वेश्चन बन सकता है। छंदा दे देगा, फिर इसके बाद यहाँ खाली स्थान दे देगा, भरने को दे सकता है। तू वेदस से लिख देगा, तो यहाँ पर आपको भरना पड़ेगा कि क्या है, पादौ है, तो इस लाइन को भी याद रखना है। या ऐसे भी दे सकता है छंदा पादौ तू, यहाँ अंडरलाइन कर देगा वो, यहाँ पे आपको भरना होगा। तो ये ज़्यादा बेस्ट क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पर क्या भरेंगे, तो वेदस भरेंगे। यानी कि छंद को वेद का क्या कहा जाता है? पैर कहा जाता है। छंदा पादौ तो वेदस, छंद को वेद का क्या कहा जाता है? पैर कहा जाता है। यानी कि इसका अर्थ क्या हुआ? छंद को वेद का पैर कहा जाता है। कुछ बातें मैं नहीं लिखूंगा, वो आपको नोट करके चलनी होंगी। यानी किसका पैर? वेद का पैर कहा जाता है। ऐसा बन सकता है क्वेश्चन कि छंद को किसका पैर कहा जाता है, तो वेद का पैर कहा जाता है। जिस प्रकार से दोस्तों मानो बिना पैर के क्या नहीं कर सकता? गति नहीं कर सकता, यानी कि चल नहीं सकता। उसी प्रकार पद्य, श्लोक बोल दें या क्या बोल दूं, वेद बोल दूं, तो बिना छंद के क्या होगा? ये भी गति नहीं कर सकता। यानी कि इसके बारे में मैं क्या लिख सकता हूं, कहो तो लिख दूं दोस्तों, इसके बारे में भी लिख लें, मैं लिख दे रहा हूं। यानी कि जिस प्रकार जो शब्द मैंने बोला है उसी को लिखूंगा। जिस प्रकार मनुष्य बिना पैर के गति नहीं कर सकता। यदि मनुष्य का पैर नहीं है तो वो नहीं चल पाएगा, गति नहीं कर सकता। उसी प्रकार क्या पद्य लिख दूं? उसी प्रकार पद्य या श्लोक, पद्य लिख दूं या श्लोक लिख दूं, या क्या लिख दूं मैं? वेद, क्योंकि इसी से संबंधित है छंद। जिस प्रकार उसी प्रकार पद्य, श्लोक, वेद। छंद के बिना, किसके बिना? छंद के बिना। इन लाइनों को याद रखना है जो कलर पेन से मैं लिख रहा हूँ। छंद के बिना गति नहीं कर सकता है। तो छंद से संबंधित आपने ये नॉर्मल जानकारी जानी। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, यानी कि पाद या चरण के बारे में जानेंगे कि पाद या चरण किसे कहते हैं। हम चर्चा करेंगे पाद। पाद को ही क्या बोलते? चरण बोलते हैं। तो प्रत्येक पाद में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। यानी कि श्लोक में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। ऐसा लिख दूं मैं, श्लोक में
4 चरण होते हैं। आपसे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि श्लोक में कितने चरण होते हैं, तो कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। इन सभी को आपको याद करते हुए चलना है, क्योंकि ये सब एग्ज़ाम वाले क्वेश्चन है। मैं एग्ज़ाम के ओरिएंटेशन से ही पढ़ा रहा हूँ, जो पूछे जा सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे यति। यति किसे कहते हैं? जैसे यति, गति, यानी कि रुकते हैं हम तेज आवाज़ में पढ़ते, जैसे श्लोक को पढ़ते हैं ना, तो कभी थोड़ा स्लो पढ़ना पड़ता है और कभी उसको तेज पढ़ते हैं, तो उन्हीं से संबंधित उसी को यति गति बोलते हैं। यानी कि यति का मतलब होता है रुकना, और गति की तो कोई आवश्यकता पड़ेगी नहीं। तो मैं यति की भी परिभाषा लिख दूं, यानी यति किसे बोलेंगे। इसके लिए मैं क्या बोल सकता हूँ यति के लिए, कि श्लोक के मध्य, कोई श्लोक पढ़ेंगे हम, श्लोक के मध्य अपनी सांस को, सांस बोलूँ तो श्वास को विराम देने के लिए क्या करना पड़ता है, रुकना पड़ता है। यानी कि विराम देना ही क्या कहलाएगा, यति कहलाएगा। तो मैं इसके बारे में लिख दूँ, श्लोक के मध्य श्वास को विराम बोलें तो रुकना, विराम देने को ही यति कहते हैं। तो आपको मैंने यति से भी परिचय करा दिया। अब छंद कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, फिर छंदों के प्रकार पढ़ेंगे। तो छंद मुख्यतः 2 ही प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से? एक होता है वैदिक छंद और एक होता है कौन सा, लौकिक छंद। फिर इसके बाद हम लौकिक छंद के बारे में पढ़ें और वैदिक छंद के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं लिख दूं, छंद मुख्यतः कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से? यानी कि लौकिक छंद और वैदिक छंद। लौकिक छंद और दूसरा कौन सा होगा, वैदिक छंद। सिर्फ मैं वही क्वेश्चन पढ़ाऊँगा आपको जो आपसे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। अब मैं चर्चा करूँगा लौकिक छंद की। तो लौकिक छंद भी कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, एक मात्रिक छंद और एक वर्णिक छंद। तो मात्रिक छंद से आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बल्कि मात्रिक छंद का मैं कोई एक एग्जाम्पल आपको बता दूंगा। आपसे वर्णिक छंद के ही एग्जाम्पल पूछे जाएंगे। तो लौकिक छंद भी 2 प्रकार का होता है, लिख दूं या यहीं पे लिख दूं। लौकिक छंद कितने प्रकार का होगा? ये भी 2 प्रकार का। कौन कौन? मात्रिक छंद, दूसरा वर्णिक या वर्णिक बोल दूं, वर्णिक छंद। यानी कि मात्राओं के आधार पर गणना होगी तो वो मात्रिक छंद, वर्णों के आधार पर गणना होगी तो वर्णिक छंद होगा। अब मैं इसके मात्रिक छंद की चर्चा कर लूँ। दोस्तों, मैंने इसकी परिभाषा आपको बता दी है कि मात्राओं के आधार पर गणना हो तो मात्रिक छंद और वर्णिक छंद के आधार पर गणना हो तो वर्णिक छंद कहते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये मात्रा क्या है। तो मैं पहले ही क्लास जब माहेश्वर सूत्र पढ़ाए थे तो उसमें भी मैंने मात्राओं की चर्चा की थी कि मात्रा क्या है। तो आपको उस क्लास को देखना चाहिए, तभी आपको आगे की क्लासें समझ में आएंगी। वैसे भी मैं आपको लिखने वाला हूँ कि मात्रा किसे कहते हैं, यानी कि मात्रा किसे कहते हैं। तो मैंने वहाँ पे बताया था, कोई भी वर्ण है उसको हम बोलते हैं, यानी कि किसी भी वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसी को हम मात्रा बोलते हैं। तो मैं मात्रा की भी परिभाषा लिख दूं, कोई बात नहीं दोस्तों, आप तो क्लास को देखते ही नहीं हैं। यानी कि लिख दूं, किसी भी वर्ण के उच्चारण में लगने वाले
समय को क्या बोलते हैं? मात्रा बोलते हैं। समय को मात्रा कहते हैं। अब मात्राओं के प्रकार भी पूछे जाते हैं, तो मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की मात्राएं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। इसको याद रखना है। कौन कौन सी? पहले नंबर पे लिख दूँ, उम्मीद है आपको यहाँ नीचे दिख जाएगा। पहला लिख दूँ मैं, यानी कि ह्रस्व मात्रा, ह्रस्व बोल दें, या इसी को लघु बोल दूँ, या इसी को एक मात्रक बोल दूँ, तो किसको बोलते हैं? ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ, जिसमें 1 सेकंड का समय लगे, यानी कि इसमें कितने का समय लगेगा? 1 सेकंड का। तो उसको क्या बोलेंगे? ह्रस्व या लघु मात्रा। तो इसको इंगित करने के लिए ऐसा हम चिन्ह बनाएंगे, एक डंडा खींच देंगे, और दूसरा हो जाएगा दीर्घ, दीर्घ बोल दूं, या गुरु बोल दूं, या द्विमात्रक बोल दूं, द्विमात्रक। तो इसमें कितने समय लगेगा? 2 सेकंड का। जिसमें 2 सेकंड का समय लगे तो इसको हम ऐसा आकृति का बनाएंगे जब मात्राओं की गणना करेंगे। तीसरा पिलोथ, पिलोथ मात्रा। तो इसकी गणना हम 3 जैसी आकृति बना करके करेंगे, बल्कि आपको पिलोथ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम धीरे धीरे एक एक की चर्चा करेंगे, क्योंकि हमें मात्राओं के आधार पर भी गणना करनी है, तो इसके बारे में भी जानेंगे। तो पिलोथ में कितना समय लगेगा? यानी कि 3 सेकंड का। अब हम मात्राओं के कुछ नियम जान लें, क्योंकि मात्राओं को भी काउंट करना होगा। तो मैं एक बार आपको मात्राओं के नियम बता दूं, जिससे आपसे गलती ना हो। फिर इसके बाद आप मात्राओं को आसानी से काउंट करते हुए चल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। फिर इसके बाद हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे, और इसके बाद सीधा ही वर्णक छंद पर रुख करेंगे, क्योंकि वर्णक छंद से ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाने की उम्मीद जताई जाती है। कुछ मैं अब मात्राओं के नियम लिखूंगा, यानी कि मात्राओं के नियम के ऊपर चर्चा करेंगे हम। पहला पॉइंट लिख दूं, यानी कि संयुक्त जो वर्ण होगा, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ। संयुक्त वर्ण कितने होते हैं, कैसे होते हैं, यहाँ चर्चा नहीं करूँगा मैं, बार बार समय को खर्च नहीं करूँगा। तो संयुक्त वर्ण से जो पहला वाला वर्ण होगा उसको क्या माना जाता है? गुरु माना जाता है। यानी कि लिख दूं मैं, संयुक्त वर्ण से पूर्व वर्ण क्या माना जाता है? संयुक्त वर्ण से पूर्व वाला वर्ण क्या माना जाएगा? गुरु। गुरु बोलें तो दीर्घ, दीर्घ बोलें तो कितनी मात्रा मानी जाएगी? उसमें 2 मात्रा मानी जाएगी। संयुक्त वर्ण से पूर्व वर्ण गुरु माना जाता है। देखिएगा, जैसे मैं लिख दूं कोई भी संयुक्त वर्ण का एग्जाम्पल, जैसे लिख दिया मैंने अंबर, तो ये देखिए संयुक्त वर्ण है, तो इसको क्या मानेंगे हम? भले ही या छोटा है, इसको क्या मानेंगे? गुरु मानेंगे। यानी कि कितनी मात्रा मानेंगे? 2। जैसे और दूसरा लिख दूं मैं, जैसे यज्ञ लिख दूं, क्या लिख दूं मैं? यज्ञ। तो देखिए ये ज्ञा वर्ण भी कैसा है? संयुक्त वर्ण है, यानी कि संयुक्त अक्षर है। तो या को क्या मान लेंगे हम? दीर्घ मान लेंगे, गुरु मान लेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे मन्ने शब्द हुआ, कुछ भी शब्द ले सकते हैं, मैं थोड़ी थोड़ी ही एग्जाम्पल दूंगा। अब आप समझ चुके होंगे कि इसको कैसे दीर्घ माना जाता है और कैसे लघु माना जाता है। अब मैं अगला पॉइंट लिखूंगा, जैसे लघु या ह्रस्व स्वर, तो वो भी मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। लघु या ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? संस्कृत में अपने 5 होते हैं, भले ही हिंदी में 4 होते हैं। मैं यहाँ हिंदी की चर्चा नहीं करूँगा,
तो लघु या ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? 5। दीर्घ स्वरों की या संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है संस्कृत में अपनी? 8 होती है, और हिंदी में 7 होती है, क्योंकि मैंने बताया था लैंग्वेज है, अपनी अपनी एक विशेषता होती है। लैंग्वेज किसी की संपत्ति नहीं है, बल्कि इसको अर्जित किया जाता है, और ये सदैव परिवर्तनशील रहती है, बदलती रहती है। मैं आपको ऐसा सब बता चुका हूँ, तो मैं आपको बता रहा था, वो भी बता दूँ, क्यों छोड़ूँ, यानी कि दूसरा पॉइंट भी लिख दूँ। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं संस्कृत में? तो 5 होते हैं। कौन कौन से, उसकी भी चर्चा कर लें। तो देखिएगा, जैसे आ, ई, ऊ ह्रस्व लिख रहा हूँ, री और लिरी, तो कितने हुए? 1 2 3 4 5, इस प्रकार से 5 हुए, जबकि हिंदी में लिरी स्वर नहीं होता है। और दूसरा पॉइंट, स्वरों की चर्चा कर रहे हैं। दीर्घ बोल दूं या गुरु बोल दूं? गुरु या दीर्घ, इसी को संयुक्त भी बोल लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वैसे तो दीर्घ अलग हो जाता है, या इसको संयुक्त भी शामिल कर लेते हैं। तो इसमें कितने होते हैं अपने? 8 होते हैं। वो कौन कौन से, उसके बारे में भी देख लें। जैसे दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ, और दीर्घ ऋषि, और ए होता है। फिर इसके बाद ओ हो जाएगा, ऐ हो जाएगा, औ हो जाएगा। तो काउंट करिए, 8 हो गए होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। तो इस प्रकार से आपने स्वरों को भी जाना। जैसे मैं उदाहरण के रूप में लिख दूं कोई भी, जैसे लिख दिया मैंने मात्राज्ञा। तो देखिएगा इसमें कितनी मात्राएं हैं? तो इसमें तो 2 मात्राएं हैं, और इसको भी काउंट ना करें तो ये संयुक्त वर्ण है, यहाँ से भी देख सकते हैं। इसमें भी 2, इसमें भी 2 मात्राएं हैं। तो कितनी मात्राएं हो गई? 6 मात्राएं हो गई। मैंने मात्राज्ञा लिखा है, ना कि मात्राज्ञा। तो इस प्रकार से आपने जाना। अब यदि मैं आपको विसर्ग का नियम बताऊं, यानी कि विसर्ग से युक्त वर्ण को क्या माना जाता है? गुरु माना जाता है। यानी कि अगली चर्चा करूंगा मैं तीसरे पॉइंट की। विसर्ग से युक्त, विसर्ग का चिन्ह ऐसे होता है, मैं ये सब पढ़ा चुका हूँ आपको। विसर्ग से युक्त वर्ण को दीर्घ माना जाता है। क्या माना जाता है? दीर्घ माना जाता है। जैसे लिख दूँ मैं कोई भी शब्द, जैसे रामः लिख दूँ या हरि लिख दूँ। रामः विसर्ग लगा के रामः, या हरि, ये हरि लिखा है। तो इसमें देखिएगा, रा में 2 मात्राएं और विसर्ग आया, तो विसर्ग को दीर्घ मानना है। और हरि, इसमें 1 मात्रा और इसको दीर्घ मानना है। तो हरि विसर्ग से युक्त वर्ण को क्या माना जाता है? दीर्घ माना जाता है। अब हम अनुस्वार का नियम पढ़ेंगे। इसी प्रकार अनुस्वार से युक्त वर्ण को भी क्या माना जाता है? दीर्घ माना जाता है। चौथा पॉइंट की चर्चा करेंगे अब। चौथा पॉइंट लिखेंगे अनुस्वार। अनुस्वार का चिन्ह से होता है। अनुस्वार से युक्त वर्ण को भी क्या माना जाता है? दीर्घ माना जाता है। दोस्तों क्लास को शेयर करते रहिए। जैसे मैं लिख दूं हरिम और रामम, तो देखिएगा हरि, हरि शब्द है, हा में तो कितना मात्रा है? 1, या ह्रस्व वर्ण है 1। इसी प्रकार
और इसमें अनुस्वार का प्रयोग किया गया है, तो इसमें 2, तो इसमें 2, इसमें भी 2, तो अनुस्वार का आपने नियम को जाना। और दीर्घ वर्ण है उसको तो गुरु माना ही जाता है, ये तो आप जानते ही हैं, यानी कि ये लिख दूं क्योंकि ये सभी नियम हैं। दीर्घ वर्ण को क्या माना जाता है? गुरु माना जाता है। गुरु बोलूं तो मैं दीर्घ ही बोल रहा हूँ, यानी कि 2 मात्रा ही बोल रहा हूँ। जैसे लिख दूं शब्द कोई रामा, तो इसमें कितना गुरु होगा? 2, यानी कि ये 2 हो गई और ये भी 2 हो गई। इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा। और यदि हमें आवश्यकता पड़ी तो पद के अंत में हम ह्रस्व या दीर्घ मान लेते हैं, यानी कि मैं क्या लिख दूं? पद के अंत में जो भी पॉइंट हो आप डाल के लिख सकते हैं। पद के अंत में इसके बारे में चर्चा कर रहा हूं मैं, यानी कि पद के, आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा मैं कलर पेन का यूज करना चाहता था। पद के अंत में आवश्यकता, यदि हमें आवश्यकता पड़ी तो आवश्यकता पड़ने पर या लघु या गुरु मान लिया जाता है। पढ़ने पर लघु या गुरु मान लिया जाता है। अब वो कैसे माना जाएगा ये मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समय समय पर बताऊंगा। यदि कम पढ़ेंगे तो हम अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं कहाँ पर लगाना है, और पद के अंत में ही लगाना है। तो उम्मीद है आपने मात्राओं का नियम पढ़ लिया होगा। अब हम मात्रिक छंद पढ़ेंगे, यानी कि आर्या छंद के बारे में जानेंगे बारी बारी से। छोटा सा है मात्रिक छंद, एक ही एग्जाम्पल है, तो मैं मात्रिक छंद का बता दूं, फिर इसके बाद हम वर्णिक छंद की चर्चा करेंगे। अब हम पढ़ने वाले हैं मात्रिक छंद। मात्रिक छंद में भी कौन सा मात्रिक छंद पढ़ेंगे हम? आर्या छंद पढ़ने वाले हैं। तो इसके क्या होगा? पहले और तीसरे पाद में कितनी कितनी मात्राएं होंगी? 12 मात्राएं होंगी। और दूसरे पाद में कितनी मात्राएं होंगी? 18 मात्राएं होंगी। और चौथे पाद में कितनी मात्राएं? 15 मात्राएं। तो इस प्रकार से यदि हम देखें और यदि हम ये लक्षण भी याद न रखें, सीधा याद रखें कि टोटल मात्राएं इसमें कितनी हुई? 57, यानी कि 57 मात्राएं होती हैं, तो उसको कौन सा छंद बोलते हैं? आर्या छंद बोलते हैं। यदि मैं इसका लक्षण लिखना चाहूँ तो वो भी मैं आपके सामने चर्चा कर दूं तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। थोड़ी सी मैं आपको संस्कृत भी लिख दूं, जैसे मैं लिख दूं यस्या प्रथमा पादे, यानी कि यस्या प्रथमे पादे प्रथम पाद 12 मात्रास्तंभ तथा 12 मात्रास तथा तृतीयपि, मैं आपको ज़्यादा संस्कृत नहीं बोलना चाहता हूँ, इस वजह से तृतीयपि 18, यानी कि अष्टादश द्वितीय, अष्टादश द्वितीय चतुर्थ के लिख दूँ, चतुर्थ के 15 सांगर्या ये इसका मैंने आपको लक्षण लिखा है। ये क्या लिखा है? मैंने आपके सामने लक्षण लिखा है, बल्कि आपको इसको याद नहीं रखना है। यदि याद रख लेंगे तो अच्छी बात है,
नहीं रखेंगे तो मैंने आपको बता ही दिया है, यानी कि प्रथम और तृतीय पाद में प्रथम प्लस तृतीय क्या होगा, पाद में कितनी मात्राएं होंगी, द्वादश मात्रा यानी कि 12 मात्राएं। इसी प्रकार द्वितीय पाद में कितनी मात्राएं होंगी, अष्टादश यानी कि 18 मात्राएं। और क्या लिखा है मैंने, चतुर्थ पाद में, चतुर्थ के पंचदश, चतुर्थ पाद में कितनी मात्राएं होंगी, तो इसमें 15 मात्राएं हो जाएंगी। प्रथम और तृतीय पाद में कितनी 12 मात्राएं। इस प्रकार से टोटल मात्राएं कितनी हुई, 24 और 8 कितने हुए, 32, 10 42, 10 52 5 57, तो कितनी मात्राएं हुई, 57 मात्राएं हुई। यानी कि इसमें कितनी मात्राएं आएंगी, कुल मात्राएं कितनी होंगी, कुल मात्राएं कितनी हो जाएंगी, 57 मात्राएं हो जाएंगी। जहाँ पर आपको 57 मात्राएं दिख जाएं तो वो कौन सा छंद होगा, आर्या छंद होगा। ये उसका लक्षण है और इससे आप पहचान सकते हैं। अब मैं इसका एग्जाम्पल भी लिख दूं, तो दोस्तों यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लिखूँगा। जैसे मैं लिख दूं कोई एग्जाम्पल मात्रक आर्या छंद का, जैसे लिख दूं, यहाँ आपको शायद उम्मीद है दिख जाएगा, अपरितोषाद विदुषाम, थोड़ा छोटा लिखूँगा, अपरितोषाद विदुषाम, अपरितोषाद विदुषाम। दूसरी लाइन में लिख दूँ, ना साधु मन्ये, ये एग्जाम्पल भी पूछा गया है, ना साधु मन्ये यानी कि प्रयोग विज्ञानम। थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा क्योंकि वहाँ नहीं आएगा यदि मैं लिखूँगा तो। वल वदपि शिक्षिता नाम, वल वदति शिक्षिता नाम। और आगे क्या लिख दूँ, आत्मन्य प्रत्ययम चेता। इसकी ज़रा गणना कर लें एक बार, कितनी मात्राएं हैं, 57 मात्राएं हो रही कि नहीं, और ये लक्षण अपना इसमें पूरा हो रहा है कि नहीं। तो एक बार इसको ज़रा देख लेंगे गणना करके। देखिएगा मैं मात्राओं की गणना करा दूं। इसमें कितनी मात्राएं हैं, 2, फिर इसमें 1 मात्रा, इसमें भी 1 मात्रा, इसमें तो में भी 2 मात्राएं हैं। और अभी मैंने आपको बता दिया है कि ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, दीर्घ स्वर कितने होते हैं। जो ह्रस्व स्वर है उसको कितनी मात्रा माननी है, 1 मात्रा। आप नहीं पूछेंगे कि तो में कैसे 2 मात्रा हो गई, तो मैं आपको बार बार नहीं बता पाऊंगा। तो वर्ण कैसा है, ओ में कितनी मात्रा होती है, 2, तो कितने वर्ण थे, 8 थे, तो 8 में 8 स्वर थे, तो 8 में कितनी मात्राएं होंगी, 2, और 5 थे तो 5 में कितनी होंगी मात्राएं, 1 होंगी। तो आप ऐसा कन्फ्यूजन में मत पड़िए। मैं समझ रहा हूँ कि आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा, तो मैं धीरे धीरे आपको अवगत कराता रहूँगा, लेकिन एक बार बताऊँगा, दोबारा नहीं बताऊँगा। फिर इसके बाद देखिएगा, ये संयुक्त वर्ण तो है नहीं है, बल्कि इसमें 2 मात्राएं हैं, और ये हलन्त्यम वर्ण है। तो हलन्त्यम वर्ण को आपको काउंट नहीं करना है, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं बार बार आपको ये सब नहीं बताता रहूँगा। तो वी, इसको तो काउंट करेंगे नहीं। वी में कितनी मात्रा, 1 मात्रा, दू में 1 मात्रा, शा में 2 मात्राएं, ये तो हलन्त्यम हुआ। तो देखिए प्रथम पाद में और तृतीय पाद में कितने
मात्राएं होनी चाहिए। 12 तो काउंट करिए 12 हो रही कि नहीं। 2 1 3 4 2 6 2 8 2 10 2 12, तो इसमें कितनी हुई 12 मात्राएं। तो ये तो अपना ठीक रहा। ऐसे ही पहचानना पड़ेगा आपको मात्राओं की गणना कहाँ पर करनी है और वर्णों की गणना कहाँ पर करनी है। ये मात्रक छंद है तो मात्राओं की गणना होगी, और वर्णक छंद होगा तो वर्णों की गणना होगी। अब देखिएगा दूसरे में, इसमें एक मात्रा, इसमें 2 मात्राएं, इसमें एक मात्रा, क्योंकि ऊ कैसा है ह्रस्व है तो एक मात्रा होती है। ये कैसा है संयुक्त वर्ण है तो इसमें 2 मात्राएं, और ये कैसा है एक आ है दीर्घ वाला तो इसमें भी 2 मात्राएं होंगी। कितनी होंगी 2 मात्राएं। और ये कैसा है ये संयुक्त है। संयुक्त क्या है एक अधूरा है तो अधूरे को तो काउंट नहीं करना है, तो इसमें तो 1 हो जाएगी, इसमें 2 हो जाएगी और इसमें 1 हो जाएगी। और ये संयुक्त वर्ण है तो संयुक्त से पहले का वर्ण 2 मात्राएं होती हैं तो 2 हो गया, और इसमें तो ऑलरेडी 2 हैं और ये इसमें 1 हो गया। इसको तो काउंट नहीं करना है, हलंत्यम है, इसको काउंट करिए ज़रा। 3 4 2 6 2 8 1 9 2 11 1 12 2 14 14 2 16 1 17 एक कहाँ पे छूटा एक बार फिर काउंट करिए। 3 2 4 3 2 5 1 6 6 2 8 1 9 2 11 12 2 14 2 16 1 17 विज्ञानम 2 हो गया। प्रयोग ये देखिएगा इसमें 2 है तो 2 ये छूट रहा है तो 2 इस प्रकार से इसमें भी कितनी हुई मात्राएं 18 मात्राएं हो गई। अब दूसरा देखिए एक मात्रा 2 हो गई। 3 4 5 6 क्या ये दीर्घ है वो है संयुक्त है तो इसमें 2 मात्राएं, और ये एक मात्रा और ये 2 मात्रा और ये भी 2 मात्रा। तो कितनी हुई 2 3 4 5 2 7 8 2 10 2 12, तो इसमें कितनी मात्राएं 12 मात्राएं। यही लिखा था प्रथम और तृतीय पाद में, ये पहला पाद ये तीसरा पाद, तो 12 12 मात्राएं। दूसरे पाद में कितनी थी 18, तो 18 हुई। तीसरे पाद में देखिएगा मैं एक बार सभी को गणना कराए दे रहा हूँ। तीसरे की भी काउंट कर ली, चौथी को देखिए 2 और ये 1, इसको तो काउंट नहीं करना है। 1 क्यों ये 2 होगा क्योंकि ये कैसा है संयुक्त है तो इसमें 2, और ये भी संयुक्त है इसमें भी 2, फिर इसके बाद ये भी संयुक्त इसमें भी 2, इसमें 1, और इसमें ये कौन सा है अनुस्वार है तो इसमें 2, और ये ए है तो इसमें भी 2, और ये विसर्ग है तो इसमें भी 2। काउंट करिए 2 2 4 2 6 2 8 1 9 2 11 2 13 2 15, तो कितनी मात्राएं हुई 15 मात्राएं हो गई। तो देखिए इसमें कितनी थी 15 थी, टोटल देखें तो कितनी हुई 57। तो आपको ऐसे काउंट करना पड़ेगा, बल्कि मात्रिक छंद से उम्मीद है क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। यदि मान लो पूछ लिया गया तो एक ही एग्जाम्पल है, आप याद रख सकते हैं। एग्जाम्पल भी दोस्तों आपको याद नहीं रखना, एग्जाम्पल तो एग्जाम में आएगा, सिर्फ आपको पहचानना आना चाहिए कि ये कौन सा छंद है। तो ये कौन सा छंद हुआ आर्या छंद। आर्या छंद का लक्षण क्या होता है, पहले और तीसरे पाद में 12 12 मात्राएं, दूसरे पाद में 18 और चौथे पाद में 15 मात्राएं। तो ये कौन सा छंद हो जाएगा आर्या छंद हो जाएगा। अगर आप ये भी याद नहीं रख सकते तो टोटल याद रखिए 57, तो आपको टाइम लगेगा काउंट करने में, एक आध गड़बड़ हो सकती है। 50 पार पहुँचे तो समझ लेना आर्या छंद है। अब हम वर्णक छंदों के ऊपर चर्चा करेंगे, यानी कि वर्णक छंद किसे कहते हैं। अब हम वर्णक छंद के ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि यहीं से ही क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। हमें तो सभी प्रकार के क्वेश्चनों के ऊपर चर्चा करनी पड़ेगी। थोड़ी सी क्लास लंबी हो सकती है, आपको धैर्य बना के चलना होगा और क्लास को भी शेयर करते रहिए। अब हम चर्चा करेंगे वर्णक किस छंद की, वर्णक बोल दूं या वर्णक छंद। तो वर्णक छंद में क्या आएगा अपना गण आएगा। क्या आएगा वर्णक छंद में, क्या होते हैं गण होते हैं। दोस्तों मार्कर क्यों नहीं चल रहा है। वर्णक छंद में क्या होते हैं गण। अब देखिएगा गण किसे कहते हैं, तो आपको यहीं से क्वेश्चन बन गया कि गण क्या है।
तो वर्णों के समूह को, या इसमें क्या कह दें, वर्णों का जो समूह होगा उसको क्या बोलेंगे, गण कहते हैं। और प्रत्येक गण कितने वर्णों से मिलकर बनता है, क्योंकि वर्णों के ही समूह को क्या बोला जाता है, गण बोला जाता है। तो कितने वर्णों से मिलकर गण बनेगा, 3 वर्णों से। और गणों की संख्या पूछी जा सकती है कितनी होती है, तो मैं वो भी चर्चा करने वाला हूँ। पहले गण के बारे में चर्चा कर लें कि गण किसे कहते हैं। तो लिख दूँ मैं, वर्णों के समूह, वर्णों के समूह को क्या बोला जाता है, गण बोला जाता है। वर्णों के समूह को गण कहते हैं। और ये भी याद रखिए, प्रत्येक, थोड़ा मैं स्पीड से लिखूँगा अब, प्रत्येक गण कितने वर्णों से मिलकर बनता है, 3 से। प्रत्येक गण 3 वर्णों, इन सभी को याद रखना है, 3 वर्णों से मिलकर बनता है। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। अब हम गणों की चर्चा करेंगे। गण कितने होते हैं, तो गण 8 होते हैं। गण कितने होते हैं, 8। गण कितने, 8 होते हैं। इसको आप याद रख लेंगे तो काम चल जाएगा। या माता, राजभान, सलगा, आपने सुना होगा। या माता राजभान सलगा, या माता राजभान सलगा। और मैंने बताया आपको कि प्रत्येक गण कितने वर्णों से मिलके बनेगा, 3 वर्णों से। जैसे या से क्या होगा अपना, यगड़। अब यगड़ के बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ, यगड़ में कितने वर्ण होने चाहिए, 3। तो 3 ले लेंगे, 1 2 3। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 3। कौन कौन से, या माता, यानी कि या माता। तो यगड़ में कितने हुए, 3 हुए। और इसमें मात्राएं देख लें एक बार कौन कौन हो जाएंगी। जैसे इसमें कितनी मात्रा, 1। या में, मा में 2 मात्रा, ता में कितनी मात्राएं, 2 मात्राएं। तो इसके बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ, यानी कि आदि। आदि बोलें तो प्रारंभ, यानी कि आदि। आदि लघु क्या होगा, यगण। आदि लघु यगण। तो ये पहला हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरा, माँ से क्या हो जाएगा, मगड़। मगड़ बोलें तो 3 वर्ण लेना है। कौन कौन से हो जाएंगे, मा, ता, रा। मा, ता, रा। तो इसमें मात्राएं देखें तो सभी क्या हैं, दीर्घ हैं, यानी कि इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं और इसमें भी 2 हैं। इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, यानी कि सर्वगुरु मगड़। सर्वगुरु, सभी क्या हैं, गुरु हैं। सर्वगुरु मगड़। तीसरा देखें, अब क्या बचा, ता। ता से क्या हो जाएगा, तगड़। तगड़ बोलें तो यानी कि ता, राज। ता, राज। इसमें मात्राएं काउंट करें तो दीर्घ, ये भी दीर्घ, ये ह्रस्व। यानी कि इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, यानी कि अंतः, ये अंत में है ना, अंतः लघु तगड़। क्या बोल दूँ, अंतः लघु तगड़। अब चौथे की चर्चा करेंगे। तगड़ हो गया। अब क्या बचा, रगड़। यानी कि रा से काउंट करेंगे, 3 वर्णों को लेंगे। राजभा, क्या हो जाएगा, राजभा। यानी कि राज भा
इसमें काउंट करें तो 2, 1, 2। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, यानी कि ये किस में आ रहा है, मध्य में क्या है, लघु है। तो मध्य लघु रगड़, यानी कि क्या है, इसको क्या बोल दूँ मैं, मध्य लघु रगड़, मध्य लघु रगड़। 5वां देख लेंगे। अब देखिएगा 5वें में क्या है, रगड़ हो गया। अब जगड़ बचा, जगड़। तो जगड़ में कौन कौन आ जाएगा, 3 वर्ण, जा, भा, ना। आपको समझ में आ रहा होगा 3 वर्ण ही लेने हैं, जा, भा, ना, जभान। तो इसमें कितने हुए देखिएगा, 1 हुआ, इसमें 2 हुई, इसमें 1 हुआ। तो इसके बारे में मैं क्या लिख दूं, इसमें क्या रहा, ये भी मध्य में गुरु है। तो मध्य में सिर्फ पहचानने का आप 2 वाले को नहीं लिख सकते, 1 वाले को ही पहचान सकते हो। इसी वजह से मैं लिख रहा हूँ। इसमें भी 1 गुरु है, इसमें 1 ह्रस्व था तो ह्रस्व वाला लिखा है अंतः लघु तगड़, और इसमें सभी दीर्घ थे और इसमें 1 ही लघु था तो लघु से पहचाना, इसको सभी दीर्घ से पहचाना, इसको लघु से पहचाना, इसको भी लघु से पहचाना और इसको दीर्घ से पहचानेंगे। तो मध्य गुरु जगड़ क्या हो जाएगा, मध्य गुरु जगड़। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्या बचा अपना 6ठा, यहाँ लिख दूँ मैं जगड़। जगड़ के बाद भगड़, जा हो गया, क्या भा से भगड़ हो जाएगा। भगड़ बोलें तो 3 वर्ण लेंगे, भा, ना, सा, यानी कि भानस। ये मैं पहचानने के तरीके बता रहा हूँ। भानस बोलें तो इसमें दीर्घ, इसमें ह्रस्व, इसमें ह्रस्व, यानी कि इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, क्या लिख दूँ मैं इसमें, किसके लिए है ये, भा, जा, भा तो बच गया। तो जगड़ भगड़, यानी कि क्या लिख दूँ मैं इसके लिए, आदि गुरु भगड़, आदि गुरु भगड़। अगला देखें 6ठा, भा के बाद क्या आएगा, ना, ना से नगड़। नगड़ बोलूँ तो ना, सा, ला, यानी कि ना, सा, ला। इसमें कितनी मात्राएं हुई, 1, 1, 1, यानी कि सभी क्या है इसमें लघु हैं। तो क्या लिख दूँ, सर्व लघु नगड़, यानी कि सर्व लघु नगड़। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चर्चा करेंगे, यानी कि अब क्या बचा अपना, नगड़ हो गया, क्या बचा, सा बचा। तो सगड़ हो जाएगा, सगड़। सगड़ के लिए क्या लिख दूँ मैं, सलगा। 3 वर्ण लेने हैं तो क्या हो जाएगा, सलगा। कितने हुए इसमें काउंट करिएगा, 1, 1, इसमें 2। इसके लिए क्या बोल दूँ मैं, यानी कि सलगा में इसमें अंत में क्या आ रहा है, दीर्घ, अंत से ही पहचान सकते हैं। तो क्या लिख दूँ मैं, अंतः गुरु सगड़। क्या लिख दूँ, अंतः गुरु सगड़। उम्मीद है आपको गढ़ समझ में आ रहे होंगे। अब देखिएगा सा हो गया, अब ला बचा है तो ला के बाद 3 वर्ण तो मिलेगा ही नहीं, तो इसको अलग से लिखना पड़ेगा। इसी प्रकार गा बचा है तो इसको भी अलग से लिखना पड़ेगा। उम्मीद है 8 हो गए होंगे, ये 7वां था और ये 8वां। अब देखिएगा ला का मतलब ही होता है लघु, यानी कि इसको क्या बोलेंगे, लघु बोलेंगे। लघु बोलें तो 1 मात्रा होगी, लघु 1 मात्रा, इस प्रकार से। और गा से क्या हो जाएगा अपना, गुरु हो जाएगा। गुरु बोलें तो कितनी मात्राएं, 2 मात्राएं,
इस प्रकार से आपने देखा गढ़ कितने होते हैं 8। यदि आपसे गढ़ों की संख्या पूछी जाए तो कितनी बतानी है 8। अगर आप इसको याद रख लेंगे या माता राजभान सलगा से तो सभी प्रकार से निकाल सकते हैं। अब हम धीरे धीरे इन छंदों के ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि हमसे छंद से ही क्वेश्चन पूछे जाने हैं। इन्हीं गढ़ों से हम छंद को पहचानेंगे, कैसे पहचानना है। तो अब हम धीरे धीरे से चर्चा करें कि पहले एक साथ में सभी छंदों के उदाहरण या लक्षण लिख दूं, छंद का नाम भी लिख दूं और उदाहरण भी लिख दूं एक साथ, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिर इसके बाद डिटेल से चर्चा करेंगे, जिससे आप एक साथ सभी को याद कर सकें। एक साथ में लिखूंगा छंद का नाम, इस साइड लिखूंगा छंद का नाम, और एक साइड क्या लिख दूँ मैं, वर्ण लिख दूँ, यानी कि एक पाद में वर्ण। ये किस में हो जाएंगे, एक पाद में कितने वर्ण होंगे और कुल वर्ण कितने होंगे, क्योंकि कितने पाद होते हैं 4। तो एक एक की बारी बारी से हम चर्चा करेंगे। पहले एक साथ लिख दूं, जिससे आप एक साथ याद कर सकें। तो सबसे पहले मैं अनुष्टुप छंद की चर्चा करूंगा। किसकी, अनुष्टुप छंद। अनुष्टुप छंद, अब मैं सीधा अनुष्टुप ही लिखूंगा। अनुष्टुप छंद में कितने वर्ण होते हैं, एक पाद में 8 वर्ण, और तो कुल वर्ण कितने हुए, एक वर्ण में कितने 4, तो कितने हुए, एक पाद में 4 वर्ण, तो कितने हुए 32 हो गए। अनुष्टुप के बाद क्या आएगा अपना, इंद्र वज्रा, फिर इसके बाद उपेंद्र वज्रा, और फिर इसके बाद उपजाति, क्योंकि ये छंद बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमसे बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब हम चर्चा करेंगे इंद्र वज्रा की। इंद्र वज्रा छंद में वर्ण के एक पाद में कितने होते हैं, 11 वर्ण होते हैं। तो कुल वर्ण कितने हुए, 11 × 4 बोलें तो 44, क्योंकि 4 4 होते हैं। फिर इसके बाद उपेंद्र वज्रा क्या हो जाएगा, इंद्र वज्रा के बाद उपेंद्र वज्रा छंद, इसमें भी कितने वर्ण, 11 वर्ण, तो इसमें भी टोटल कितने हुए 44, कितने हो गए 44 वर्ण। अब इसके बाद उपजाति, अब से उपजाति भी पूछा जा सकता है, उपजाति छंद के बारे में। तो उपजाति यानी कि क्या हो गया, उपजाति, ये उपजाति लिखा है, तो उपजाति में भी कितने 11, तो इसमें टोटल कितने हुए 11 × 4, तो इसमें भी कितना होगा 44 वर्ण। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर इंद्र वज्रा में भी 11 वर्ण और उपेंद्र वज्रा में भी 11 वर्ण, उपजाति में भी 11 वर्ण, तो हम इसको कैसे पहचानेंगे कि ये इंद्र वज्रा का है कि उपेंद्र वज्रा का कि उपजाति का। तो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा कि इंद्र वज्रा को कैसे पहचानना है, उपेंद्र वज्रा को कैसे पहचानना है। तो मैं एक साथ नहीं बता सकता ना सबको, जब इंद्र वज्रा का एग्जाम्पल पढ़ाऊंगा तो उसका भी लक्षण बताऊंगा कि इंद्र वज्रा में पहला वर्ण आपको गुरु दिख जाए तो वो इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा में ह्रस्व दिखेगा, और ये मिश्रित छंद है। मैं अभी धीरे धीरे सभी चर्चा करूँगा। अब हम चर्चा करेंगे वंशस्थ छंद की। आपसे वंशस्थ छंद भी पूछा जा सकता है। वंशस्थ छंद, वंशस्थ में कितने वर्ण 12, टोटल कितने हुए 48। मैं इस वजह से कलर पेन लिख रहा हूँ, कहीं आप इसका उसमें ना लिख लें। वंशस्थ के बाद अपना कौन सा बचेगा, भुजंग प्रयात भी पूछा जा सकता है। अगला कौन सा छंद पूछा जाएगा, भुजंग प्रयात, भुजंग प्रयात, तो इसमें भी कितने 12 हो जाएंगे, टोटल कितने हुए 12 ×
4 बराबर 48, तो भुजंग पर्याप्त हो गया। फिर इसके बाद द्रुति विलंबित भी पूछा जा सकता है, यानी कि द्रुति विलंबित छंद कौन सा? द्रुति विलंबित छंद, तो इसमें भी कितने वर्ण? 12। कुल वर्ण कितने हुए? 12 इंटू 4 बराबर 48। इसमें भी आपको क्वेश्चन आ रहा होगा मन में कि इसमें 12। मैं आपका सब कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा। आप कोई भी टेंशन लेके नहीं पढ़ना, टेंशन तो मुझे होनी चाहिए। आप तो बेफिक्र पढ़िएगा, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होने वाला है आपको। द्रुति विलंबित के बाद वसंतलिका में कितने वर्ण मिलेंगे आपको? 14 वर्ण मिलेंगे। अगला क्या हो जाएगा? वसंतलिका कितने वर्ण? यानी कि एक पाद में 14 वर्ण हो जाएंगे। तो कितने हुए इसमें? 14 मल्टीप्लाई 4 बराबर टोटल 56 वर्ण हुए। अब मैं इसको थोड़ा साफ कर दूं तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। अब इसके बाद मालिनी छंद के बारे में चर्चा करेंगे। कौन सा आएगा? मालिनी। फिर इसके बाद शिखरणी, फिर स्निग्धरा। इसके बाद जितने भी छंद में सभी लिखाने वाला हूँ। अब क्या लिखेंगे हम? मालिनी के ऊपर चर्चा करें, यानी कि आपसे मालिनी छंद भी पूछा जा सकता है। कौन सा? मालिनी। इसमें एक पाद में कितने वर्ण होंगे? 15 वर्ण। टोटल कितने हुए? 4 60, तो 60 वर्ण। मालिनी के बाद आपसे कौन सा छंद पूछा जा सकता है? शिखरणी, यानी कि शिखरणी छंद। शिखरणी में कितने? 17। टोटल कुल वर्ण कितने हुए? 4 68। शिखरणी के बाद आपसे क्या पूछा जा सकता है? मंद्रा क्रांता, यानी कि मंदा क्रांता। तो इसमें भी कितने वर्ण होंगे? 17 वर्ण होंगे। मंद्रा क्रांता, इसमें कितने? 17। टोटल कितने हुए? 68। देख लेना एक बार, कहीं मल्टीप्लाई में डिस्टर्ब ना हो। आपको 4 से ही मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि चरण कितने होते हैं? 4 होते हैं। चरण को ही हम पाद बोलते हैं। ये सब मैं अभी जस्ट बता चुका हूँ। फिर इसके बाद शार्दूल विक्रीडियम पूछा जा सकता है, यानी कि कौन सा? शार्दूल विक्रीडियम। तो शार्दूल विक्रीडियम में कितने वर्ण मिलेंगे आपको? 19। कितने हुए? 76। शार्दूल विक्रीडियम के बाद क्या आपसे पूछा जा सकता है? स्निग्धरा। कौन सा? स्निग्धरा। इसमें कितने? 21 बोलें तो 4 से मल्टीप्लाई तो 84। इतने छंद आपको पढ़ने हैं, इन सभी के लक्षण याद रखने हैं। ये सभी छंद आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम्पल देख के। आपसे ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि मालिनी छंद का एग्जाम्पल लिखिए। आपसे वो एक श्लोक ही देगा या पद्य देगा, उसमें से आपको छंद को ढूंढना होगा कि ये कौन सा छंद है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब मैं धीरे धीरे से एक एक की अनुष्टुप छंद से चर्चा करूंगा। थोड़ा मैं एक बार क्लास को फिर से देख लूं, कहीं क्लास तो नहीं रुक गई है, क्योंकि क्लास थोड़ी लंबी भी हो सकती है। अब हम चर्चा करेंगे अनुष्टुप छंद की। मैं इसका लक्षण भी लिखूंगा और बताऊंगा आपसे क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है। एग्जाम्पल भी लिखूंगा। अब मैं चर्चा करूं अनुष्टुप छंद के ऊपर।
कौन सा? पहला छंद रहेगा अपना अनुष्टुप छंद। मैंने बताया अनुष्टुप छंद में कितने वर्ण होते हैं? 8 वर्ण होते हैं। तो टोटल वर्ण कितने हुए? 32। तो इस प्रकार से आप पहचान सकते हैं। यदि मैं आप इसको लक्षण के रूप में लिख दूं तो देखिएगा, मैं इसका लक्षण भी लिख रहा हूं आपसे। लक्षण वैसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन अनुष्टुप छंद सिंपल छंद है तो आपसे पूछा जा सकता है लक्षण। तो मैं आपको लक्षण भी लिख दे रहा हूँ। जैसे श्लोके षष्ठे गुरुगेयम, यानी कि श्लोके षष्ठे गुरुगेयम, श्लोके षष्ठे गुरुगेयम सर्वत्र लघु पंचनम, सर्वत्र लघु, सर्वत्र लघु पंचनम, सर्वत्र लघु पंचनम। और अगला क्या पूछा जा सकता है? द्वि चतुष्पादियो हृष्यम, द्वि चतुष्पादियो, द्वि चतुष्पादियो हृस्वम, हृस्वम। तीसरा सप्तम दीर्घमन्यो, सप्तम दीर्घमन्यो। अब इसका मैं आपको लक्षण भी लिख दूं, क्योंकि आपको संस्कृत थोड़ा कम समझ में आती है। यानी कि कितने वर्ण होते हैं अभी मैंने बताया। अनुष्टुप छंद में कितने वर्ण मिलेंगे आपको? 8 वर्ण मिलेंगे। तो इसके बारे में मैं क्या लिख दूं? 8 कितने वर्ण? 8 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 8 वर्ण। और यदि आपसे कुल वर्ण पूछा जाए, अभी मैंने जस्ट इसको बताया है, तो 8 × 4 बराबर 32 वर्ण। अब देखिएगा, इस श्लोक में जो छठा वर्ण होगा, श्लोके षष्ठे गुरुगेयम, क्या होगा? गुरु होगा। यानी कि क्या लिख दूं मैं? श्लोक का छठा वर्ण, श्लोक का छठा यानी कि 6वां वर्ण, इसी का मैं लक्षण लिख रहा हूँ। वो क्या होगा? गुरु होगा। और दूसरा श्लोक में 5वां वर्ण सर्वत्र लघु पंचनम, श्लोक में 5वां वर्ण कैसा होगा? लघु होगा। श्लोक का 5वां वर्ण कैसा होगा? लघु। और फिर इसके बाद क्या हो जाएगा? 7वां वर्ण या प्रथम व तृतीय पाद, ऐसा लिख दूं। 7वां वर्ण बोल दूं या प्रथम और तृतीय पाद में क्या होगा? गुरु होगा। प्रथम व कौन सा पाद? तृतीय पाद। प्रथम व तृतीय पाद में क्या होगा? आपको क्या देखने को मिलेगा? गुरु देखने को मिल जाएगा। 7वां वर्ण, इसी में मैं और अगला पॉइंट लिख सकता हूँ। यानी कि 7वां वर्ण दूसरा बोल दूँ या चतुर्थ पाद बोल दूँ। 7वां वर्ण द्वितीय व चतुर्थ पाद में क्या होगा? लघु हो जाएगा। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। बल्कि आप इतना सब याद नहीं रख सकते हैं, तो इतना तो याद ही रख सकते हैं कि कितने वर्ण होते हैं? 8 वर्ण होते हैं। किसमें? एक पाद में। तो टोटल कितने वर्ण हुए? 32। तो या तो टोटल काउंट करिए या तो पहले को ही काउंट करिए। अब मैं आपको इसका भी ज़रा एग्जाम्पल लिख के बता दूं। आपसे एग्जाम्पल ही पूछा जाएगा, ना कि कोई परिभाषा पूछी जाएगी। तो मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल लिखूँगा। जैसे लिख दूँ, अपि स्वर्णमयी लंका। इसका उदाहरण देखिएगा। अपि स्वर्णमयी
लंका, आपको उम्मीद है यहाँ दिख रहा होगा। अपि स्वर्णमयी लंका। फिर इसके बाद ना में लक्ष्मण रोचते, ये एग्जाम्पल मुझे बहुत अच्छा लगता है, यानी कि ना में लक्ष्मण रोचते। यदि टाइम होता तो मैं आपको सभी के अर्थ भी बताता, यदि अर्थ बताने लगा तो वो तो क्लास बहुत ही बड़ी हो जाएगी। जननी जन्मभूमिश्चा, जननी जननी जन्म भूमिश्च, जननी जन्मभूमिश्च भूमिश्च, और स्वर्गदापि स्वर्ग स्वर्ग स्वर्गा स्वर्गदापि, यानी कि संधि रूप लिख दूँ, स्वर्गदापि क्या लिख दूँ मैं, स्वर्गादपि स्वर्गादपि गरीयसी, स्वर्गादपि गरीयसी। देखिएगा 8 ही वर्ण होंगे। अब मैं आपको काउंट करके ज़रा बता दूं। देखिए पहला वर्ण हुआ ये आ, ये दूसरा वर्ण हुआ, इसको तो काउंट नहीं करना है क्योंकि ये आधा है। एक ये वर्ण हुआ, एक ये वर्ण हुआ, एक ये माँ हुआ, या हुआ। मात्राएं नहीं काउंट कर रहे हैं, हम वर्ण को काउंट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया वर्णिक छंद में किसकी गणना करेंगे, वर्णों की। मात्रिक छंद में मात्राओं की। ये पॉइंट आपको लिखने चाहिए, मैं ऐसे पॉइंट नहीं लिखूँगा, यदि लिखने लगा तो वो तो क्लास आप समझते हो। आपको मैं कम समय में ज़्यादा मटेरियल देना चाहता हूँ, आप को भी मेहनत करनी होगी। ला हो गया, इसको तो काउंट करेंगे नहीं। एक ये हो गया, तो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने वर्ण हुए, 8। तो मैंने यही लिखा था 8 वर्ण होते हैं, सभी में 8 8 होंगे। काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें भी कितने हुए, 8 वर्ण। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें भी 8, क्योंकि ये अधूरे हैं, इनको काउंट नहीं करना। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हुए, 8 वर्ण हुए। टोटल कितने हुए, 32। तो यही मैंने इसका लक्षण लिखा है। तो आप इसको याद रख सकते हैं कि प्रत्येक वर्ण में 8 8 वर्ण होते हैं। टोटल वर्ण कितने होते हैं, 32 सॉरी। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। अब हम इंद्रवज्रा की बात करेंगे, यानी कि आपसे इंद्रवज्रा भी पूछा जा सकता है। अगले छंद की चर्चा करेंगे इंद्रवज्रा की, फिर इसके बाद उपेंद्रवज्रा की, फिर इसके बाद उपजाति की, फिर इसके बाद वंशस्थ की। इस प्रकार से धीरे धीरे चर्चा हमारी चलती रहेगी और आप क्लास को भी आगे बढ़ाते रहिए और समझते भी चलिए। अब हम चर्चा करेंगे इंद्रवज्रा, कौन सी छंद की, इंद्रवज्रा छंद की। तो इंद्रवज्रा में मैंने कितने वर्ण बताए थे, एक पाद में 11 वर्ण, तो टोटल कितने, 44 वर्ण हो जाएंगे। तो मैं इसका भी लक्षण लिख दूं, यानी कि इंद्रवज्रा में कितने वर्ण होंगे, 11 वर्ण होंगे। या मैं इसका भी लक्षण लिख दूं थोड़ा संस्कृत, किसी किसी को अच्छा लगता है संस्कृत पढ़ना, जैसे कि मुझे, जैसे मैं लिख दूं स्यादिंद्रा 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 वज्रा स्यादिंद्रा वज्रा। यदि तो जगऊगा, यदि तो जगऊगा यहाँ पे सर्ग लगाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब देखिएगा, इसमें आपको इसको याद नहीं रखना है, रख सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो इसको याद रखिए। कितने वर्ण, 11 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं, 11 वर्ण। और जो पहला वर्ण होगा वो क्या होगा, अपना गुरु वर्ण होगा, क्योंकि इंद्रवज्रा और उपेंद्रवज्रा उपजाति में कितने कितने वर्ण होते हैं, 11 वर्ण होते हैं। तो इसके पीछे भी कोई ना कोई अपन को
ट्रिक ही ढूंढना पड़ेगा, तभी अपन पहचान सकते हैं। और पहला वर्ण कैसा, गुरु, पहला वर्ण कैसा होना चाहिए, पहला वर्ण गुरु होना चाहिए। कैसा वर्ण होना चाहिए, गुरु होना चाहिए। जैसे मैं अब एग्जाम्पल लिख दूँ इसका, अर्थो ही कन्या परक्यू एवा, यानी कि अब इसका मैं उदाहरण लिखूँगा। उदाहरण, अर्थो ही कन्या, क्या लिख दूँ मैं, अर्थो ही कन्या परक्यू एवा, अर्थो ही कन्या, अर्थो ही कन्या परक्यू एवा, देखिएगा, काउंट करिए कितने वर्ण हो रहे, 11 होंगे। पहला वर्ण, दूसरा वर्ण, तीसरा, चौथा, इसको तो काउंट नहीं करना है, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां। तो कितने वर्ण हुए, 11 वर्ण हुए। और मैंने लिखा पहला वर्ण कैसा होना चाहिए, गुरु वर्ण होना चाहिए। तो इसमें आप सोच रहे हैं क्या है ये, ह्रस्व वर्ण है, तो ह्रस्व नहीं है। मैंने जब आपको पढ़ाया था अभी जस्ट थोड़ी ही देर पहले, ये कौन सा वर्ण है, संयुक्त वर्ण है। तो संयुक्त वर्ण से पहले वाला वर्ण कैसा माना जाता है, गुरु वर्ण माना जाता है। अभी मात्राओं का नियम पढ़ाया है, तो पहला वर्ण कैसा है अपना, गुरु है। गुरु को कैसा बनाना है, एस आकृति का बनाना है। तो आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब हम इंद्रवज्रा के बाद उपेंद्रवज्रा की बात करेंगे। उपेंद्रवज्रा का भी कुछ लक्षण ऐसा ही है। अब इसके बाद किसकी चर्चा करेंगे, उपेंद्रवज्रा की, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कौन सा छंद, वार्णिक छंद। अब चर्चा होगी उपेंद्रवज्रा। इसमें भी कितने वर्ण होंगे, 11 वर्ण होंगे। कितने वर्ण, 11 वर्ण। टोटल पूछा जाए तो कितने वर्ण हुए, 44 वर्ण हुए। लेकिन आपको 44 काउंट नहीं करने, 11 में ही पहचान लेना है कि 11 वर्ण वाले 3 छंद होते हैं, उन्हीं में से कोई एक छंद होगा। आप उसको कैसे पहचानेंगे, इसके लिए जो पहला वर्ण है वो क्या होता है। जैसे इंद्रवज्रा में क्या था, पहला वर्ण गुरु था, तो उपेंद्रवज्रा में पहला वर्ण क्या हो जाएगा अपना, लघु हो जाएगा। यानी कि पहला वर्ण कैसा होना चाहिए, लघु। पहला वर्ण कैसा होना चाहिए, लघु। उसमें दीर्घ था, 11 मात्राएं, पहला वर्ण लघु। इसका भी उदाहरण देख लीजिए। जैसे तुमेव माता च पिता, तुमेव माता च पिता, तुमेव बंधुश्च सखा, तुम्हें लिख दिया मैंने, क्या लिखना चाहिए, तुमेव लिखना चाहिए। तुमेव बंधुश्च, सखा, तुमेव माता च पिता, तुमेव बंधुश्च सखा, तुमेव विद्या द्रविणम, तुमेव विद्या द्रविणम, तुमेव विद्या द्रविणम, तुमेव। और क्या लिख दूँ मैं, तुमेव सर्वम मम देव देवा, तुमेव
त्वमेव सर्वं मम देव देवा। आप सब लोग इसका अर्थ जानते हैं। ये नहीं कि ये सिंपल है तो सर कहो कि मैं अर्थ बताने लगा तो आप भी दिमाग उतना एक्स्ट्रा लगाते हैं कि ये सिंपल है तो अर्थ बता दिया, तो मैं इसका भी अर्थ नहीं बताऊंगा। जब मैं अभी एक बार फिर से संस्कृत को पढ़ाऊंगा, अच्छे डिटेल से पढ़ाऊंगा, एक एक टॉपिक को अच्छे से खींचेंगे, बढ़िया समझते हुए चलेंगे, लेकिन एग्ज़ाम को देखते हुए अभी चल रहे हैं। तो सबसे पहले वर्ण कितने होने चाहिए? 11। पहले पद में देखिएगा 1, क्योंकि इसको तो काउंट नहीं करना है, एक ये हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। हम मात्राएं नहीं काउंट कर रहे हैं बल्कि वर्णों को काउंट कर रहे हैं। तो 3 तो हो गए, एक ये हुआ, एक ये, इस प्रकार से देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो कितने हो गए? 11 वर्ण हो गए। अब मैं सभी काउंट नहीं करूँगा, 1 2 काउंट करके बता रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसमें भी कितने हुए? 11 वर्ण हुए। इस प्रकार से सभी में कितने कितने वर्ण हो जाएंगे? 11 11 वर्ण हो जाएंगे यदि मैं काउंट करने लगा। अब आप समझदार हो गए हैं तो टोटल इसमें भी 11 आएंगे, इसमें भी 11, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 44। और पहला वर्ण कैसा होना चाहिए? लघु। तो देखिएगा पहला वर्ण कैसा है, इसको तो काउंट नहीं करना है। ये वर्ण कैसा है? लघु है, एक मात्रक है। सभी में देखिए पहला लघु, सब में लघु होगा, तो ये भी अपना क्या हुआ? लघु हो गया। अब हम चर्चा करेंगे उपजाति छंद की, जो कि मिश्रित छंद कहलाता है, क्योंकि इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा का मिश्रित रूप होता है। अब कहो ये कैसे? तो देखिएगा इंद्र वज्रा में 11 वर्ण होते हैं और उपेंद्र वज्रा में भी 11 वर्ण होते हैं, उपजाति में भी 11 वर्ण होते हैं। तो यहाँ से तो हम पहचान नहीं सके। इंद्र वज्रा में पहला वर्ण गुरु, उपेंद्र वज्रा में पहला वर्ण ह्रस्व या लघु, और उपजाति में क्या होगा? ह्रस्व भी होगा, लघु भी होगा, यानी कि दोनों का मिश्रण होगा, तो उपजाति छंद हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं उपजाति की चर्चा कर लूँ, यानी कि उपजाति छंद की किस छंद की चर्चा करेंगे? उपजाति छंद की। कौन सा छंद पढ़ेंगे? उपजाति छंद। उपजाति छंद। जो उपजाति छंद होगा इसमें कितने वर्ण होंगे? 11 वर्ण। इसमें भी कितने वर्ण? 11 वर्ण। इस छंद को क्या बोला जाता है? इस छंद को कौन सा छंद बोलते हैं? मिश्रित छंद बोलते हैं। मिश्रित छंद। मिश्रित छंद बोला जाता है। मिश्रित छंद बोला जाता है। मिश्रित छंद क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा का मिश्रण होता है। किसका किसका मिश्रण होता है? ये इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा का मिश्रण होता है। इसको अच्छे से याद रखना। स्टार मार्क कर रहा हूँ। आपसे कितने क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं? किस छंद को मिश्रित छंद बोला जाता है? तो याद रखना है उपजाति को। और पूछ लिया जाए उपजाति में किसका मिश्रण है? इंद्र वज्रा का और उपेंद्र वज्रा का। तो और इसमें वर्ण भी पूछे जा सकते हैं, तो आपको अच्छे से याद रखना है। अब मैं इसका एग्जाम्पल लिखूँगा, यानी कि अब मैं इसके उदाहरण के बारे में चर्चा करूँगा।
इसके उदाहरण की चर्चा कर लें। जैसे येषां न विद्या न दानम, येषां, ये सा लिखा है, येषां न विद्या, येषां न विद्या न, येषां न विद्या, येषां न विद्या न तपो, तपो, येषां न विद्या न तपो, येषां न विद्या न तपो न दानम, येषां न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, ज्ञानम, ज्ञानम। संस्कृत है दोस्तों, थोड़ा सोच के लिखना पड़ता है क्योंकि हलंत ही गड़बड़ा गया तो पूरा छंद ही गड़बड़ा जाएगा। ज्ञानम न शीलम, ज्ञानम न शीलम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, न गुणो न धर्म। अगला, ते मर्त्यलोके, ते मर्त्यलोके, ते मर्त्यलोके, ते मर्त्यलोके, ते मर्त्यलोके भूवि, क्या लिख दूँ, भूमि भारभूता, भूवि भारभूता, भूवि भारभूता। विसर्ग का भी याद रखना पड़ता है हमें तो। मनुष्य रूपेण, मनुष्य, मनुष्य रूपेण, मनुष्य, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, मृगाश्चरन्ति, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। अब देखिए इसमें ज़रा वर्णों को काउंट करें, कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सभी में 11 11 होंगे। एक बार और देखिए, इसको भी मैं काउंट करा दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो कितने वर्ण हुए, 11। अब आपने काउंट कर लिया। देखिए सबसे पहले आपको वर्णों को काउंट करना है। मात्रिक छंद में तो एक ही था, आर्या, उसमें 57 मात्राएँ थीं। तो एक बार आप एक लाइन में मात्राओं को काउंट करिए। यदि मात्रिक छंद होगा तो पकड़ में आ जाएगा, नहीं होगा तो आपको एक, जब आपको याद रहेगा तो आप यहाँ से भी पहचान सकते हैं। आपको तो ऑप्शन मिलने हैं, उसमें दे देगा वो इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा और आर्या। यदि आर्या देगा तब तो दोनों में एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है। जब उसने मान लो आर्या दिया ही नहीं, इसी में से दे दिया इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, उपजाति और वंशस्थ या कुछ एग्जाम्पल अन्य दे दिया उसने ऑप्शन में, तो आपको मात्राओं में तो दिमाग लगाना नहीं है, वर्णों में ही दिमाग लगाना है। तो सबसे पहले वर्णों को ही काउंट करिए। और यदि आपको वर्णों में 3, इसमें क्या हुआ, 11 वर्ण आ गए, तो आपके मन में कुछ नहीं गूंजना चाहिए, वही 3 छंद ही गूंजने चाहिए कि या तो इसमें इंद्र वज्रा होगा या उपेंद्र वज्रा होगा या फिर उपजाति होगा। लेकिन कब इंद्र वज्रा होगा, कब उपजाति होगा, ये मैं बता चुका हूँ कि पहला वर्ण गुरु तो इंद्र वज्रा, और पहला वर्ण लघु तो उपेंद्र वज्रा। और यदि दोनों मिक्सचर तो क्या हुआ, वो उपजाति। तो देखिएगा 11 11 हो गए, तो आपके मन में ये डाउट ख़त्म हो गया कि ये 3 ही वो होंगे, 3 ही छंद होंगे, ये डाउट रहा। अब आप इसमें देखिए पहला वर्ण ह्रस्व होगा या दीर्घ होगा। तो इसमें ये देखिए ए है तो इसमें दीर्घ हुआ, इसमें भी दीर्घ हुआ। अभी दीर्घ होते तो हम क्या लगा देते, इंद्र वज्रा, तो यहाँ से भी नहीं पहचान सके। ये क्या हुआ, दीर्घ, ये क्या हुआ, ह्रस्व। अब आप समझ बैठे कि ह्रस्व और दीर्घ का मिश्रण क्या कहलाता है,
उपजाति कहलाता है। तो इसमें कौन सा छंद हुआ? उपजाति छंद हो गया। उम्मीद है आपको उपजाति छंद भी समझ में आ गया होगा। अब हम आगे पढ़ेंगे वंशस्थ छंद के ऊपर चर्चा करेंगे, यानी कि कौन सा छंद? वंशस्थ छंद। बहुत अच्छा टॉपिक है दोस्तों, इसको आपको याद रखना है। एक दो बार पढ़ेंगे तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा ये, बल्कि आपको एग्जाम्पल याद नहीं रखने आए हैं, आपको एग्जाम्पल तो एग्ज़ाम में ही मिल जाएंगे, सिर्फ आपको पहचानना आना चाहिए। अब हम चर्चा करेंगे वंशस्थ छंद की। कौन सा छंद? वंशस्थ छंद। तो इसके बारे में भी मैं चर्चा कर चुका हूँ कि वंशस्थ छंद में कितने वर्ण होते हैं? 12 वर्ण होते हैं। यदि मैं इसका लक्षण लिखना चाहूँ तो लक्षण भी लिख सकता हूँ, यानी कि जातौ तो वंशस्थ मुद्रितम जगौ, यानी कि जगड़ आएगा इसमें। क्या लिख दूँ? जातौ तु वंशस्थ, जातौ तु वंशस्थ मुद्रितम जगाओ, ऐसा लिख दूँ। यदि आपको ये भी समझ में ना आया हो तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। पहला गढ़ क्या होगा? जगाओ, यानी कि जगड़। पहला गढ़ क्या होगा? जगड़ होगा। यहाँ से पहचान सकते हैं, यही पहचान है। और एक ये पहचान है। सिर्फ 2 को याद रखिए, आप पहचान सकते हैं। इसको भी ना याद रखेंगे तो भी चल जाएगा। वंशस्थ छंद में आपको याद रखना है, क्योंकि 12 वर्ण होते हैं। 12 वर्ण वाले मैंने कौन कौन से बताया आपको? वंशस्थ बताया, और भुजंग प्रयात बताया, और कौन सा बताया? द्रुति विलंबित बताया। तो वंशस्थ की तो मैंने आपको पहचान बता दी। अब मैं इसके उदाहरण की भी चर्चा कर लूँ। जैसे लिख दूँ तथा, इसके उदाहरण की चर्चा कर लूँ। जैसे तथा समक्षम, दहता मनोभवम, तथा समक्षम दहता मनोभवम। तो देखिएगा, सबसे पहले हमें क्या करना है? वर्ण काउंट करने हैं। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने वर्ण हुए? 12 वर्ण हुए। तो कौन सा छंद हो सकता है? या तो वंशस्थ हो सकता है, या भुजंग प्रयात हो सकता है, या कौन सा हो सकता है? एक छंद और अभी मैंने बताया था, वो कौन सा बताया था आपको? यानी कि द्रुति विलंबित छंद हो सकता है। और मैंने इसकी पहचान बताई। तो पहला गढ़ क्या होना चाहिए? जगड़। देखिए जगड़ में क्या आता है? अभी मैंने बताया था, या माता राजभान सलगा, या माता से इस प्रकार से जगड़ में क्या हुआ? जा भान। जगड़ में क्या हुआ? देखिएगा, एक बार फिर बता दे रहा हूँ। जा भान जगड़, ये किसका है? जगड़ का। जभान में क्या? पहला हिरस्व दीर्घ हिरस्व, इस प्रकार से मात्रा आनी चाहिए। हिरस्व दीर्घ हिरस्व। तो देखिए ये कॉम्बिनेशन बैठ रहा है इसमें। तो ये क्या हुआ? जगड़। ये क्या हो, किसका है? ये जगड़ का। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा वंशस्थ छंद का। अब हम चर्चा करेंगे भुजंग प्रयात छंद की। अब कौन सा छंद पढ़ेंगे हम? भुजंग प्रयात। भुजंग प्रयात
छंद के ऊपर चर्चा करेंगे। तो भुजंग पर्यायत में कितने वर्ण होंगे? 12 वर्ण होंगे। इसकी भी पहचानने का तरीका आना चाहिए, यानी कि पहला गढ़ क्या होगा अपना? यगढ़ होगा। पहला गढ़ क्या होना चाहिए? यगढ़, यानी कि कौन सा गढ़ होना चाहिए? यगढ़। गढ़ निकालना मैंने आपको बता दिया है। अब मैं इसका भी एग्जाम्पल लिख दूं, जैसे महेशा, सुरेशा, परेशा, परात्मा। जैसे महेशा, सुरेशा, महेशा, सुरेशा, महेशा, सुरेशा, परेशा, परात्मा। महेशा, सुरेशा, परेशा, परात्मा। महेशा, सुरेशा, परेशा, परात्मा। इस प्रकार से तो गढ़ काउंट करेंगे। वो वर्ण 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 वर्ण हुए। पहला गण यगढ़। यगढ़ के लिए अभी मैंने बताया, देखिए फिर बता दे रहा हूँ। या माता राजभान सलगा, यानी कि या माता क्या होगा? या माता। पहला हिरस दीर्घ, फिर दीर्घ। तो देखिए पहला हिरस, इसमें दीर्घ, फिर दीर्घ क्योंकि विसर्ग है। तो ये कौन सा गढ़ हुआ? यगढ़। तो यहाँ से आप आसानी से पहुँच सकते हैं भुजंग पर्यायत तक। अब हम चर्चा करेंगे द्विती विलंबित छंद की। तो इसमें भी कितने वर्ण होंगे? 12। अब हम चर्चा करेंगे द्विती विलंबित छंद की। कौन सा छंद? द्विती विलंबित। इसमें भी कितने वर्ण होंगे? 12 वर्ण होंगे। इसका भी पहचानने का तरीका होना चाहिए। पहला गढ़ कौन सा होगा? नगढ़ होगा। कौन सा गढ़ होगा? नगढ़। और यदि मैं इसका लक्षण लिखना चाहूँ तो लक्षण भी लिख दूँ क्या? द्विती विलंबित माय नभो भरो। द्विती विलंबित, यानी कि द्विती विलंबित, द्विती विलंबित माय नभो भरो। द्विती विलंबित माय नभो भरो। इसको याद रखना हो तो रख सकते हैं, नहीं कोई इसकी आवश्यकता नहीं है। अब इसका उदाहरण लिख दूं मैं, जैसे नवपलाश। क्या लिख दूं? नवपलाश, पलाश वनम पुरा। नवपलाश, नवपलाश, पलाश वरम, नवपलाश, पलाश वरम पुरा। अब इसको काउंट करें ज़रा, कितने वर्ण 12 हो रहे हैं कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आपके मन में 12 वर्ण कितने आए? 12 वर्ण। तो आपके मन में आंसर आ जाना चाहिए कि ये छंद किसका होगा? या तो भुजंग पर्यायत का होगा, या फिर द्विती विलंबित का होगा, या वंशस्थ का। तो वंशस्थ के लिए क्या बताया मैंने? उसमें पहला गढ़ क्या होगा? जगढ़। और उसमें क्या बताया मैंने अभी? भुजंग पर्यायत में पहला गढ़ यगढ़, और इसके लिए पहला गढ़ नगढ़। तो नगढ़ के लिए क्या? राजभान सलगा, यानी कि राजभान ना नगढ़। नगढ़ में देखिए राजभान न सल, नसल, यानी कि सभी क्या होने चाहिए? हिरस होने चाहिए। तो ये भी हिरस, ये भी हिरस। तो ये कैसा है? ये क्या है? नगढ़। पहला गढ़ नगढ़। तो ये द्विती विलंबित छंद का एग्जाम्पल हो जाएगा। अब हम बसंतल का छंद का पढ़ेंगे। बसंतल का छंद में इतनी आपको कठिनता महसूस नहीं होगी, क्योंकि उसमें तो एक ही छंद है 14 वर्ण वाला।
सिर्फ आपको इनके लक्षण ही याद रखने हैं, इन्हीं से आप पहचान सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कौन से छंद की, वसंत तलिका छंद की। वसंत तलिका छंद के ऊपर तो इसमें कितने वर्ण, 14 वर्ण। कितने वर्ण होंगे इसमें? 14 वर्ण होंगे। कितने वर्ण होंगे? 14 वर्ण होंगे। यहाँ से पहचानना है कितने वर्ण होना चाहिए, 14 वर्ण होना चाहिए। तो 14 वर्ण हो गए, बस आपको सिर्फ इतनी ही पहचान याद रखनी है। अब मैं एग्जाम्पल लिख दूं, जैसे रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम। रात्रि गई, सुबह हुआ। उदाहरण, रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम सुप्रभातम सुप्रभातम। वर्ण काउंट करिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इसको तो काउंट नहीं करना है। तो कितने वर्ण हुए? 14 वर्ण हुए। तो कौन सा छंद? वसंत तलिका छंद। उम्मीद है आपको ये छंद भी समझ में आ गया होगा। अब हम कौन से छंद की चर्चा करेंगे? मालिनी छंद की, क्योंकि मालिनी छंद में भी कितने वर्ण होते हैं? 15 वर्ण होते हैं। तो उसमें भी ज़्यादा कठिनता महसूस नहीं होगी। अगला छंद कौन सा पढ़ेंगे हम, यहीं पे चर्चा कर लें उसकी भी। मालिनी छंद के ऊपर, तो मालिनी छंद में कितने वर्ण अब आपको मिलेंगे? 15 वर्ण। तो यहाँ से आप पहचान सकते हैं कि ये किसका है, मालिनी छंद का उदाहरण है। अब मैं मालिनी छंद का एग्जाम्पल भी लिख दूँ, यानी कि इसका उदाहरण के बारे में भी चर्चा कर लें। जैसे नन्मय युतेयम मालिनी योगी लाके योगी लौकई। इसको ज़रा काउंट करिए, कितने वर्ण हो रहे हैं? कितने वर्ण होने चाहिए? 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। एक कहाँ छूट गया? नन्मय यौतेयम मालिनी योगी लौके। नन्मय यौ या छूट गया दोस्तों एक, ऐसे ही तो गलती हो जाती है। नन्मय यौतेयम कितने हुए देखिएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो कितने वर्ण हुए? 15 वर्ण। 15 वर्ण किस में होते हैं? मालिनी छंद में। अब हम चर्चा करेंगे शिखरणी छंद की और मंद्राकांता छंद की, क्योंकि इनमें दोनों में कितने कितने वर्ण होते हैं? 17 वर्ण होते हैं। एक साथ चर्चा करेंगे और जल्दी से क्लास को भी ख़त्म करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। इंक भी निकल रही है सभी पेनों की। मैं चर्चा करूंगा शिखरणी छंद की। कौन सा छंद?
शिखरणी छंद। और एक साइड कौन से छंद की चर्चा कर लूँ, मंदा क्रांता छंद की, यानी कि दोनों को एक साथ पढ़ लें। मंदा क्रांता छंद। देखिएगा कितने वर्ण, 17 वर्ण। कितने वर्ण होंगे, 17 वर्ण होंगे। इसमें भी कितने वर्ण होंगे, 17 वर्ण होंगे। पहला वर्ण कैसा होगा, इसमें लघु होगा। पहला वर्ण लघु। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अभी आपने लिखाया था पहला वर्ण लघु, तो उसमें उपेंद्र बज्रा छंद होता है, तो मैंने वहाँ पर 17 वर्ण नहीं लिखाए थे, वहाँ पर 11 ही वर्ण लिखाए थे। तो ये ज़्यादा आप एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाइएगा। और इसमें पहला वर्ण क्या होगा, दीर्घ होगा। मंदा क्रांता में पहला वर्ण क्या होगा, दीर्घ होगा। अब इसका भी एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे महाराज, श्रीमान। क्या लिख दूँ इसका उदाहरण, महाराज, श्रीमान। महाराज, श्रीमान, जगति, यश सती, जगति, यश सती, जगति, यश सती, धौलते। क्या लिख दूँ, धौलते। देखिएगा, इसको काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। कितने हुए, 17 वर्ण। तो या तो आपको शिखरणी होना चाहिए या मंदा क्रांता होना चाहिए। पहला वर्ण कैसा, लघु, तो ये वर्ण कैसा है, लघु, तो यहाँ से पहचानेंगे पहला वर्ण कैसा है, लघु। और इसमें पहला वर्ण कैसा होना चाहिए, गुरु, तो इसका भी उदाहरण देख लें। यहीं पे लिख दूँ, जैसे लिख दूँ, शांताकारं भुजंग शयनम, शांताकारं भुजंग शयनम, शांताकारं भुजंग शयनम, शांताकारं भुजंग शयनम। पदम नाभम, शांताकारं भुजंग शयनम, पदम के बाद पदम नाभम, यहाँ लिख दूँ, वहाँ नहीं बनेगा और आपको दिखाई भी नहीं देगा। पदम नाभम, सुरेशम, इसको भी काउंट करिएगा ज़रा, कितने वर्ण हुए, 1 2 3 4, इसको काउंट नहीं करना है, 5 6 7 8 9 10 11 12, उसको काउंट नहीं करना, हलंत्यम है। 13 14 15 16 17, कितने वर्ण हुए इसमें, 17 वर्ण हुए। पहला वर्ण कैसा, गुरु, तो देखिए पहला वर्ण गुरु, इसमें पहला वर्ण कैसा आ रहा है, गुरु है। और इसमें पहला वर्ण कैसा था, पहला वर्ण कैसा था, लघु था। तो उम्मीद है आपको ये दोनों छंद भी समझ में आ चुके होंगे। अब हम चर्चा करेंगे शार्दूल विक्रीडितम छंद की, जिसमें कितने वर्ण होंगे, 19 वर्ण होंगे। तो उसको भी पहचानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, 19 वर्ण से ही पहचान सकते हैं सीधे। तो इसके बाद स्नग्धरा छंद की चर्चा करेंगे। अब अपना छंद कौन सा रहेगा, कौन सी छंद की चर्चा करेंगे, शार्दूल विक्रीडितम, शार्दूल
विक्रीडितम शार्दूल विक्रीडितम छंद की। इसके लिए मैंने पहचान आपको क्या बताई थी, यदि आपको याद हो तो। कितने वर्ण होंगे? 19 वर्ण होंगे। कितने वर्ण? 19 वर्ण। सिर्फ आप इतने को याद रखेंगे तो छंद आसानी से पहचान सकते हैं। जैसे मैं इसका एग्जाम्पल लिख दूं आपको, या उदाहरण, या कुंदे, या कुंदेतु, या कुंदेतु सारहारम, या कुंदेतु सारहार धवला, सारहार धवला, या यहाँ क्या बन जाएगा? शुभ्रस्त्र, वृत्ता, दीर्घ के बाद शुभ्रवस्त्रा, शुभ्रवस्त्रा। अब एक बार इसको ज़रा काउंट करिएगा, 19 वर्ण हो रहे कि नहीं। देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। एक कहाँ पे डिस्टर्ब होगा देखिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो कुंदेतु, कुंदेतु तुषार, कुंदेतु तुषार। यहाँ पे दोस्तों एक तू छूटा है शायद। कुंदेतु तुषार। तो इस प्रकार से किए तो कितने हुए वर्ण? 19 वर्ण हो गए। कितने वर्ण हुए? 19 वर्ण। तो आप यहाँ से पहचान सकते हैं कि ये कौन सा छंद होगा। शार्दूल विक्रमोर्वशीय छंद होगा। अब लास्ट छंद बचा है स्निग्धरा, उसकी भी चर्चा कर लें। कौन सा छंद? स्निग्धरा छंद की चर्चा करेंगे। तो इसमें मैंने कितने वर्ण बताए आपको, ये आधा गा है स्निग्धरा। इसमें 21 वर्ण बताए। कितने वर्ण होने चाहिए? 21 वर्ण, क्योंकि ये तो 21 वर्ण और 19 वर्ण के तो एक ही एक छंद हैं, तो इनके तो लक्षण अपन को ज़्यादा याद नहीं करने पड़ेंगे। मैं इसका भी उदाहरण लिख दूँ आपके सामने। आपसे उदाहरण ही पूछा जाएगा। जैसे मैं लिख दूँ, ग्रीवा भंग, ग्रीवा भंग विभारम, ग्रीवा भंग विभारम, रामम, ग्रीवा भंग भी रामम, ग्रीवा विभारम नहीं, ग्रीवा भंग भी रामम। मोहर मोहरनोपतिति, मोहरनोपतति स्यंदेन दत्ता। क्या लिखता हूँ? स्यंदेन दत्ता, स्यंदेन दत्त दृष्टि, स्यंदेन दत्त
दृष्टि संदेन तथा दृष्टि ग्रीवाभंग विहारम मोहर्नपति संदेन दृष्टि। तो इसको भी काउंट करें ज़रा 21 वर्ण हो रहे कि नहीं। तो एक वर्ण, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। कितने वर्ण हुए? 21 वर्ण हुए। 21 वर्ण वाला कौन सा छंद? स्निग्धा छंद। तो उम्मीद है आपको छंद का टॉपिक समझ में आया होगा। तो छंद का टॉपिक अपना यहीं से अंत होता है। अब हम जब अगली क्लास संस्कृत की लेंगे तो उसमें कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, जिससे क्योंकि सीटेट का एग्ज़ाम लगा हुआ है और ऐसे क्वेश्चन हमसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। किसी भी शिक्षक भर्ती में हो तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।